अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोर देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला जो कि आज दो रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के माबैन खेला जा रहा है। पाकिस्तान की टीम के लिए ये मैच मारो या मर जाओ की सूरत हाल ज़रूर रखता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना एक मैच हार चुका है और अगर खुदा न खास्ता दूसरा मैच हारता है तो पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में जाना एक बहुत मुश्किल मरहला हो सकता है। तो ये मैच जो कि आज रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ है, जो कि अपने खेल के एतबार से, हिकमत अमली के एतबार से, अपनी तैयारियों के एतबार से पाकिस्तान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम के बारे में जो ये कहा जाता है कि ये गैर मुतवक्किल नताइज देते हैं और इसका जिक्र कल रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, हम कैसे वापस आ सकते हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियों पर बात हो रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इत्तेहाद के हवाले से हम जब 1 बजे दोपहर में यहाँ पर मौजूद थे उस पर भी गुफ्तगू हुई। ये प्रैक्टिस सेशन के सद तक पाकिस्तान को वापस ला सकता है और खिलाड़ी कैसे भुला सकते हैं यूएसए की नाकामी को और आगे सोच सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत थी। वैसे तो अब वक्त बहुत बाकी बचा है, कंडीशंस क्या अलाउ कर रही हैं, हिकमत अमली कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, इन पर बात करेंगे। और हमारे साथ शीरीन जुल्फ़िकार मौजूद है। जहाँ तक इमरान आपने कंडीशंस की बात की तो खबर कुछ ये भी सामने आ रही है कि बारिश बहुत हद तक मुतवक्के है। उस सूरत में बारिश, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। फराज और मरहूम फराज साहब को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। देखिए बारिश पाकिस्तान के लिए अगर आप देखते हैं तो जहाँ तक गैर मुतवक्के नताइज की बात है, पाकिस्तान ने अगर आप तारीख के हिसाब से देखते हैं तो बारिश ने पाकिस्तान को अक्सर व बेशतर मौके जो हैं ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान को फ़ायदा ही मिला है। आज की कंडीशन में भी ये फ़ायदा हो सकता है। देखिए आज तो फिर टॉस पे चले जाएंगे ना, फिर टॉस पे चले जाएंगे। टॉस कितना अहम हो सकता है इस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं, ये जो टॉस है ये कितना अहम होगा और आपके ख्याल में कितने रन्स ऑन बोर्ड अगर कोई टीम पहले कर लेती है, जो आपने पिछले 3-4 मैचेस देखे हैं न्यूयॉर्क स्टेडियम में, तो वो उस एक प्रेशर डाल सकती है, या विनिंग टोटल कह सकते हैं या फाइटिंग टोटल कह सकते हैं। इमरान टॉस पे पहले आता हूँ। ऑब्वियसली क्रूशल मैच, जैसे कंडीशन अभी हमने देखी हैं, जो मैचेस हुए हैं उनको देख के अर्ली स्टार्ट है 10:30 और फिर जैसे आप वेदर का भी बोल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो टॉस डेफिनेटली बहुत क्रूशल हो जाएगा। जो भी टीम जीतेगी उसको एक एडेड एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है वो किसी भी जगह पे हो, दुनिया किसी कोने में भी हो, वहाँ पे आप नॉर्मली देखते हैं कि सीमर्स को हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे तो पिच वैसे भी जो है वो सीमिंग फ्रेंडली पिच है, और उसके ऊपर अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में अर्ली ऑन जिस टीम को मिल जाएगा। बॉलिंग दोनों टीमों की बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो जिस टीम को भी मिल गया पहले एडवांटेज, वो ऑब्वियसली दूसरी टीम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। जो आप की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अगर आप देखें तो हमने 80 रन पे भी टीम्स को फाइट करते हुए देखा है कि उन्होंने फाइट की और मैच को एक टाइम पे लगा कि वो 80 रन शायद डिफेंड करने के भी काबिल हो जाएंगे। 110 रन पे भी टीमों को मैच फंसाते हुए देखा। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या एक अच्छा विनिंग टोटल होगा। 140 मेरे ख्याल में हम अगर कहें जो भी टीम कर लेगी उसके पास एक अच्छा चांस होगा कि वो मैच 140 अगर पहली बैटिंग करते होते हैं तो आप दूसरी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। बट अगेन अ लॉट डिपेंड्स कि आप काउंटर कैसे करते हैं, जो आपकी बैटिंग लाइनअप है वो कैसे काउंटर करती है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को तो हेल्प मिली है। यहाँ पे स्किल्स वाले बॉलर ना भी हो, हमने देखा कि छोटी टीमों के फास्ट बॉलर्स भी जो है वो मुश्किलात पैदा करते हुए हमने देखे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी टेक्निक आज चैलेंज होगी, जितने बैट्समैन हैं उनकी टेक्निक चैलेंज होगी, आपका माइंडसेट, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने क्लेवर हैं, आपने अपने स्कोरिंग एरियाज कहाँ पे सेट किए हुए हैं इस पिच को देख के कि कहाँ आपने स्कोर करना है और कैसे करना है। यहाँ पे नॉर्मली हमने देखा कि क्रिकेटिंग शॉट्स पे वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो यहाँ पे वो जो 140 है नॉर्मल ग्राउंड में, क्योंकि आउटफील्ड स्लो है, तो यहाँ पे वो 160-165 के बराबर होगा, क्योंकि ग्राउंड वैल्यू आपको ग्राउंड शॉट पे आपको वैल्यू उस तरीके से नहीं मिल रही कि गैप में जाए तो आपको नॉर्मली चौका मिल जाता है। बट यहाँ आप देखते हैं कि मोस्टली जो है बॉल्स बाउंड्री पे जाके रुक जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के
तो हम देखते हैं कि पहले तो टॉस कौन जीता है, कौन लकी होगा। जो टॉस जीतेगा डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज मिल जाएगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि जो टॉस जीतेगा वही मैच भी जीतेगा। हमने इट ऑल डिपेंड्स कि एटीट्यूड आपका क्या है। जैसे मैंने आगे कहा कि अगर आप 80 रन भी करते हैं तो बहुत टीमों को हमने एक दो टीमों को देखा कि उन्होंने 80 रन पे भी फाइट की है। 110 पे श्रीलंका ने जो आप मैच को फंसा लिया था और दे वर लुकिंग लाइक कि वो मैच जीत जाएंगे, बट क्रंच मोमेंट पे मोहम्मदुल्लाह का एक्सपीरियंस काम आ गया तो बांग्लादेश को उन्होंने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली। सो इट ऑल डिपेंड्स एटीट्यूड के ऊपर कि यार आप कितने मेहनत करके और कितना आप चैलेंज करते हैं एक्चुअली ओपोनेंट टीम को। अच्छा वसीम, जो सुहेल बात कर रहे हैं कि इस पिच पर सब इवन हो जाते हैं, यकीनी तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनके कैलिबर भी अगर हम बात करें तो वो भी इवन होता है, तो आप समझते हैं ये पिच काफ़ी ज़्यादा ठहराव मांगती है, यानी कि इस पर प्रिडिक्टेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं? एक तो जो प्रेडिक्शन आप इस पे कर सकते हैं कि बॉलिंग के लिए साजगार है, वो तो है, रियलिटी वो दोनों टीमों के लिए है। पहले टाइम पे शायद वो कुछ % ज़्यादा हो, बाद में जाके वो कम हो जाए तो टॉस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चैलेंज जो होगा वो टारगेट सेट करने का है, ना सिर्फ कि पिच थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या। देखिए हाई स्कोरिंग जब मैच होता है तो उसमें एक चीज़ तो होता है जी कि 200 रन करने, आपको पता भाई 200 रन करने, आप सब ने एक ही 5वें गेयर में आपको जाना होगा, चौथे से शुरू करेंगे आप 5वें में जाएंगे। प्लानिंग स्ट्रैटजी आपकी वहाँ टेस्ट होती है जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। बैटिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी सुहेल ने जैसे बात की है कि एनीथिंग ओवर रन अ बॉल 6 से जैसे ही वो ऊपर एवरेज जाएगी, वो 7, 7.5, 8 की जब रिक्वायर्ड होगी, वो चैलेंज होगा चेस करने वाली टीम के लिए भी। तो जब आपने 130-40 आपके जेन में है या 150 लेट से किया है, तो उसको आपने करना कैसे है, पावर प्ले कैसे आपने यूटिलाइज करना है, विकेटें बचानी है या रन के पीछे जाना है, टारगेट कौन से बॉलर्स करने हैं, किस स्टेज के ऊपर करने हैं, तो ये सारी आपको को प्लान करना होगा कि इंडिया 4 फास्ट बॉलर से जाएगा। हर ओवर को प्लान करना पड़ेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी न्यूयॉर्क से कादिर ख्वाजा साहब ने, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, नुमाइंदा समाज। जनाब कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब। ये मौसम के क्या इतलात है, मौसम की खबरें क्या हैं मौसम के हवाले से? देखिए हाफिज साहब, वर्ल्ड कप 2022 हो या 2024 का पाकिस्तान भारत टाकरा, बादलों ने अपनी एंट्री जरूर करवानी होती है। और अभी इस टाइम पर हम देख सकते हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल हैं। और अभी चूंकि कुछ देर पहले दिन का आगाज हुआ है न्यूयॉर्क में, और अभी नासो काउंटी जो स्टेडियम है उसके अतराफ में भी बादल हैं, जबकि 11 से 12 बजे जो लोकल टाइम है यहाँ पर न्यूयॉर्क का, उसमें जो मैच के दौरान जो है वो पासिंग शावर्स देखे जा सकते हैं। 40% 11 बजे दिखाई गई है, जबकि 12 बजे में 36% जो है वो रेन जो है एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए उसके बाद जो है वो मतलब साफ हो जाएगा और बिल्कुल सूरज निकल आएगा, कोई किसी किस्म का बारिश का चांस नहीं होगा। 2 मरतबा जो है वो शावर्स एक्सपेक्टेड हैं और 1 मरतबा जो है वो 40% है और 36% जो है वो पेश गोई की गई है 11 और 12 बजे। तो अभी तक जो है वो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह जो है वो गहरे से बादल भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैच जो है वो कंटिन्यू होगा। मैच इंटरप्ट जरूर होगा, रुकेगा जरूर, लेकिन कुछ देर के लिए रुकेगा और बाकायदा तौर पर बाद में उसका आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच कुछ देर के लिए रुक सकता है, तातुल आ सकता है, लेकिन वैसा मौसम नहीं है कि बारिश की वजह से मैच हो ही ना पाए। नहीं हाफिज साहब, देखें इंग्लैंड की जो कंडीशन थी उसमें तो बिल्कुल किसी किस्म का चांस नहीं था मैच के लिए। वहां पर जो है वो कंडीशन ऐसी होती है, मेलबर्न में आप देख लें 2022 में, वहां पर भी जो है वो बारिश बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो पहला मैच था उसके दौरान भी बारिश एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अल्लाह ने जो है वो करम किया और उसके दौरान मैच जो है वो हो गया पूरा मेलबर्न में भी। आज जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 मरतबा पासिंग शावर्स आएंगे और वो जो है वो गुजर जाएंगे। उसके बाद जो है वो मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा, सूरज निकल आएगा और कुछ जो है वो टाइम पर बादल भी आएंगे, लेकिन मैच जो है वो प्लेजेंट वेदर में आज हो जाएगा और बड़ा अच्छा वेदर अभी इस टाइम देखने को मिल रहा है। बादल भी हैं और इसके साथ सूरज की आंख उजली भी जा रही है, लेकिन मैच जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज होगा। कुछ देर के लिए इंटरप्ट जरूर होगा, लेकिन ठीक है। मैच जो है आपके ख्याल में बारिश मौसम, ये अगर इस किस्म के पिच पे वसीम साहब, जहाँ पर पहले ही खासा मुश्किल है बैटिंग करना, मौसम और बारिश ये किस हद तक और इसको थोड़ा मुश्किल बना? हाँ देखिए, पिच तो ऑब्वियसली कवर्ड रहेगी, पिच तो जैसी है वैसी ही रहेगी। हाँ, धूप की वजह से उसमें कोई बेहतरी आ सकती है या बिहेवियर चेंज हो सकता है, वो इस पे आ सकता है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस हों और नीचे पिच ये हो
तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा और ज़्यादा बॉलर्स को होगा। तो आई थिंक अब चीज़ ये देखने की है कि अगर ये मैच छोटा हो जाता है, लेट्स से कि 20 ओवर का नहीं होता है, कम ओवर्स का होता है, तो इसका एडवांटेज कौन सी टीम को जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो एडवांटेज पाकिस्तान टीम को जा सकता है कि जितने कम ओवर्स होंगे पाकिस्तान शायद ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो खेल सकेंगे। अभी शोएल ने जो बात की है, टेक्निक आपकी चेक होगी, डेफिनेटली वो 20 ओवर आपको बहुत लंबे उसमें लगते हैं, तो शायद अगर कम ओवर्स का मैच होता है तो शायद इसका पाकिस्तान का एडवांटेज हो जाए। लेकिन अगर शावर्स हैं, पासिंग शावर्स हैं, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह का तो वहाँ पे तो इशू नहीं है जी कि आधा घंटा बारिश हुई है तो 2 घंटे मैच नहीं होगा, विद इन 10-15 मिनट्स आपको मैच शुरू होता हुआ नज़र आएगा अगर बारिश आ भी जाती है। लेकिन अगेन अब ये एक और चैलेंज आ गया दोनों टीमों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए क्रिकेट में एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि आपने नीचे देख के खेलना है, आपने ऊपर देख के नहीं खेलना। क्या हम ऊपर देखेंगे जी बादल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बॉल स्विंग होगा नहीं, जो भी है आपने नीचे पिच को देखना है, अपोजिशन को देखना है, बॉल देखना है, बैट आपके हाथ में, इस तरह बॉलिंग करते हुए बॉल आपके हाथ में, वो आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद पे जी बारिश होगी या नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। ठीक है, नीचे देखें और उसके बाद ये कहें कि हमने आसमान पर सैर करनी है और पाकिस्तान के नीचे जीतेंगे तो आप वैसे ऊपर चले जाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम। जोर का जोड़ और हर गुजरता लम्हा एक्साइटमेंट को भरपूर बढ़ा रहा है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, डर भी लग रहा है, तो एक मिक्स फीलिंग है। लेट्स सी कि ये मैच किस तरफ जा सकता है। हमें कुछ गेस्ट से भी ज्वाइन किया है तो उनका भी तारुफ करवा देते हैं। टेस्ट क्रिकेटर है मोहम्मद अली साहब में ज्वाइन कर चुके हैं सेट से, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अली तरीन साहब है ओनर मुल्तान सुल्तान, जो कि हमें कुछ ही देर में आपसे ज्वाइन करेंगे। तो इमरान, जैसे कि हम इससे पहले भी पिच के हवाले से बात होती रही है, नसाउ काउंटी स्टेडियम के हवाले से बात होती रही है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता रहा है कि कितनी जल्दी ये स्टेडियम जो है वो तैयार हुआ है। कोई चीज़ है आपके पास? मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो तौर पे बिल्कुल लगता है कि कुछ आपने रखा हुआ है दिखाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, खास हमारे नाजरीन को दिखाने के लिए कुछ आप चीज़ तैयार की आपने। ऐसा ही है, क्योंकि सवेरा पाशा ने जो है वो बात की है वाइस चेयरमैन नसाउ काउंटी स्टेडियम से, और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन उनकी हुई है उनसे कि जी ये स्टेडियम कितने अरसे में तैयार हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस स्टेडियम से, और क्या क्या फैसिलिटी है जो कि वहाँ पर जो बैठे शायकीन हैं उन्हें इस स्टेडियम के थ्रू ऑफ़र की गई है। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि मैं कुछ ज़्यादा बात करूँ, हम ज़रा वो जो सवेरा पाशा की उनसे गुफ्तगू हुई है नाज़रीन को सुनवाते हैं। जब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क स्टेडियम की तो हमें ये अंदाज़ा होता है, और हम ये वक्तन ये बात करते रहे हैं कि यूँ चुटकियों में तैयार हुआ ये स्टेडियम, ऐसे बन गया ये स्टेडियम। ये एक मैदान था, यहाँ अभी कुछ अरसे पहले बर्फ़ पड़ी हुई थी, मगर किस तरह हुआ चुटकियों में, ये इतना आसान नहीं था। और जो मुश्किलात मैंने सुनी है, मैं चाहती हूँ वो मुश्किलात आप लोग भी सुने। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अकरम साहब, इज़ दी वाइस चेयरमैन ऑफ नसाउ काउंटी क्रिकेट बोर्ड, और पूरा जो मरहला हुआ, जो सिलसिला हुआ, वो इनकी ज़बानी हम सुनेंगे कि कैसे ये न्यूयॉर्क का स्टेडियम यूँ करके सामने आ गया और T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए तैयार हो गया। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सो सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बताइए कि कितना मुश्किल था ये चैलेंज कि एक मैदान है और उस मैदान को एक स्टेडियम बना के खड़ा करना, और वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होना है, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जी बहुत शुक्रिया जी समा टीवी का, जिन्होंने हमें चांस दिया। मैं इस वक्त जो प्रैक्टिस पार्क है वहाँ मौजूद हूँ आपके साथ। तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला था, लेकिन हमें लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह हमें कम्युनिटी की तरफ से रिस्पांस मिला, पूरी दुनिया से मिला। मैंने अपने काउंटी एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग्स की, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसको चैलेंज कबूल किया, और आईसीसी के साथ हमारी मीटिंग्स जो है वो शुरू हो गई। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछता था कि इधर स्नो पड़ रही है, वेदर ख़राब है, कि आप 90 डेज़ में स्टेडियम तैयार कर लेंगे? तो उन्होंने कहा है कि आप हमें डेट बता दें, उस डेट को हम आपको डिलीवर करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उन्होंने हमें बिल्कुल डेट के मुताबिक स्टेडियम डिलीवर किया, और इस वक्त आप देख रही हैं, आपने स्टेडियम का विज़िट भी किया है। वन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाया और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और कल का जो मैच होने जा रहा है वो एक बहुत ही टाकरा है पाकिस्तान भारत का, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस मैच को एंजॉय करने के लिए।
थोड़ा सा टिकटों का इशू है। 35,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और इस वक्त फुल है। और हमने एक काउंटी एग्जीक्यूटिव ने वॉच पार्टी रखी है इधर नासर काउंटी में, उसका नाम है सीडर क्रीक पार्क। तो वो सीफोर्ड के टाउन में है। वहाँ हमने ICC के तावन से फुली बड़ी स्क्रीनें 3 लगी हैं। फैन पार्क बनाया है और वहाँ पे फ्री एंट्री होगी काउंटी की तरफ से। वहाँ पे टोटल एडमिशन फ्री है, पार्किंग फ्री है। तो मैं अपनी जो हमारे शायकीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए, जिनको टिकटें नहीं मिल सकी वो आके एंजॉय करें। वैसे चौधरी साहब, जब ये हम सिलसिला पूरा सुन रहे थे कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर था कि कोई ना कोई कहीं कन्विंस करने के लिए कोई हमारे खत्ते से ही इंसान होगा, क्योंकि जिस तरह, जिस पैशन से, जिस इमोशन से हम क्रिकेट को हम ओन करते हैं क्रिकेट को, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ अभी इतना कन्विंस करना आसान है। अभी बहुत कम लोगों को क्रिकेट के बारे में पता है, बहुत तेज़ी से पता चल रहा है, मगर उस तरह कन्विंस करना मेरे ख्याल से हमारे खत्ते का कोई इंसान कर सकता था। और फिर यू बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब यूड बी लुकिंग फॉरवर्ड के जो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का, बड़ा हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत नर्वस भी हैं। आपके क्या तौसर है? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने अपने जो काउंटी एग्जीक्यूटिव के साथ मिल के तो ये सारी एफ़र्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज ब्यूटीफुल स्टेडियम में खड़ी हैं। आप पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे PCB के चेयरमैन भी तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे काउंसिल जनरल और एम्बेसडर वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं मेरे साथ, उनका हर वक्त रब्ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये एक हिस्ट्री बनने जा रही है अमेरिका के अंदर कि फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप एंड फर्स्ट टाइम द क्रिकेट गेम। तो आप ये कंटिन्यू, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आपको देखने में आएगा कि यहाँ आपको क्रिकेट इज़ द बेस्ट गेम यू कैन वॉच। हमारी जो यूथ है वो बड़ी एक्साइटेड है इस वक्त और वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और मेरी नेक्स्ट जो कोशिश है, इंशाल्लाह हम पिच जो है ना वो यहाँ इनको लेके नहीं जाने देंगे। मैंने रिक्वेस्ट की है कि पिच को इधर इंस्टॉल करें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी आके खेल सकें और नेट्स में। एक हम आपसे वादा जरूर चाहेंगे चौधरी साहब कि अगली दफ़ा जब न्यूयॉर्क में मुकाबला हो तो यहाँ एक बिल्ट इन स्टेडियम नहीं, यहाँ एक फिर पक्का स्टेडियम हो और ज़्यादा कैपेसिटी का हो, क्योंकि अगर फिर पाकिस्तान इंडिया हो गया तो ये इस वक्त हमारा उनसे बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काउंटी एग्जीक्यूटिव हैं, इतना बजट है कि हम अपना स्टेडियम खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा कि हम अपना स्टेडियम खुद बिल्ड करें। और ICC ये जो स्टेडियम उन्होंने बनाया है ये टेम्परेरी है, तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी, आप देखें 35,000 टिकट सोल्ड आउट, देयर इज़ नो टिकट अवेलेबल और पीपल जो है ना उन लोगों को डिफ़िकल्ट हो रही है, लेकिन वो हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू यू टू सवेरा फॉर सच अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और यकीनी तौर पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे बात भी हो सकती है। सबसे अहम बात वो शीर उन्होंने कहा कि पिच हम उनको कहेंगे कि यहीं पर रखें और जाने ना दें, और क्रिकेट मकबूल हो रही है USA में, ये बड़ी अहम चीज़ है। आगे बढ़ें। और मोहम्मद अली साहब, कोई आपको भी खदशा वदशा है आज पाकिस्तान के हवाले से? दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है? देखिए, अब अगर आप कंडीशंस की बात करें और सिचुएशंस की बात करें और ऑन द पेपर अगर टीम देखेंगे आप, तो इंडिया की टीम जो है वो आपको फार बेटर नज़र आएगी। लेकिन जो दिल है वो तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो हमारी बॉलिंग है वो हमारी स्ट्रेंथ है और हम मोस्टली गेम्स जो हैं वो अपनी बॉलिंग के ऊपर जीतते हैं, तो अगर हम अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब रहे तो हम ये मैच ज़रूर जीतेंगे। अच्छा, इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेडियम में हैं, तो जो आप जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं कि आप लेंथ को हिट करते हैं, राइट एरियाज़, चैनल बॉलिंग, तो इस हवाले से तो बतौर ख़ास आपका ख़ास तजर्बा होगा, इसमें मैचेस देखे भी होंगे आपने न्यूयॉर्क स्टेडियम में। क्या चीज़ आपके ख़्याल में पाकिस्तान के बॉलर्स कर सकते हैं जो इंडिया के लिए मुश्किल हो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं उसमें जो लेंथ बॉल है, जिसको हम हार्ड लेंथ भी कहते हैं और 6 से 8 मीटर वाली लेंथ भी बोलते हैं, अगर हम उस जगह, उस एरिया को कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ टारगेट करें
चाहे कोई भी फास्ट बॉलर, अगर आप दूसरी टीम्स के भी फास्ट बॉलर उठा के देखें तो वो कॉन्टीन्यूसली उसी एरिया को टारगेट करें और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए इनफ सीम और स्विंग मूवमेंट जो है वो मौजूद है, तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपकी फेवर में जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हार्ड लेंथ को कॉन्टीन्यूसली हिट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको शॉट्स नहीं पड़ेंगे, वहाँ पे आपको हो सकता है 1-2 शॉट्स पड़ जाएं, T20 क्रिकेट है, लेकिन शायद थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद उस बॉल को हम रिपीट नहीं कर रहे। अगर हम दोबारा से उसी बॉल को वहाँ पे रिपीट करेंगे तो विकेट्स के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे से स्विंग करके विकेट लेने वाली हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर है न्यूयॉर्क स्टेडियम में, या फिर आप समझते हैं कि कंडीशंस को देखते हुए आपको वापस आना चाहिए, जिसका आपने 6-7 मीटर की बॉलिंग का जिक्र किया है? देखिए, जहाँ तक बात है, अगर आप एशिया कप की बात करें, एशिया कप में शाहीन ने जो आउट किए हैं या T20 वर्ल्ड कप 2021 में आउट किए तो वो लेंथ बॉल करके किए हैं, वहाँ से उन्होंने बॉल किया रोहित शर्मा को, KL राहुल को, विराट कोहली को, तो वो लेंथ बॉल करके किए हैं। तो USA की कंडीशंस इस तरह की हैं कि आपको लेंथ बॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और वहाँ से आपको जितनी मूवमेंट मिलेगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी लीथल साबित होगा, रादर देन कि हम फुल लेंथ बॉल करें। अच्छा, शाहीन की आपने बात की है तो क्या कहते हैं आप, एक बीइंग अ फास्ट बॉलर डेफिनेटली ये होता है कि इंजरी, प्री इंजरी एंड पोस्ट इंजरी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके बॉलिंग अटैक पर? जी, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगा है इंजरी के बाद कम बैक करने में या उसी तरह उसी रिदम में आने में, और जब शाहीन उस रिदम में बॉलिंग करते हैं या नसीम उस रिदम में बॉलिंग करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको टोटली डिफरेंट नज़र आती है। उनका स्किल लेवल आपको एक दूसरे यानी फार बेटर देन अदर बॉलर्स आपको नज़र आएगा। तो ये बस एक रिदम की बात है कि इंजरी के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रिदम आने में। अच्छा, लेकिन सुहेल, यही सवाल ना मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी, आप क्या कहिएगा इस हवाले से, बिफोर इंजरी एंड आफ्टर इंजरी शाहीन को आप देखते हैं कि उनके रिदम में बहुत हद तक चेंजेस आई है, जो बात मोहम्मद अली भी कर रहे हैं? देखिए, इंजरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कशन ये कर चुके हैं कि रीहैब होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रीहैब कितना अच्छा होता है। जितना अच्छा रीहैब होगा आपको उतना ही कम टाइम लगेगा वापस आने में और अपनी जो प्राइम फॉर्म है उसको गेन करने में। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है क्योंकि आप कुछ अर्से के लिए बॉलिंग से बाहर होते हैं एंड बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम, और रिदम आपका रेपुटेशन से आता है। जितनी आप बॉलिंग लंबी करते जाएंगे आप अपना रिदम गेन करते जाएंगे और आप अपनी फॉर्म भी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रीहैब होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इस तरीके का ना मुझे मेडिकल पैनल नज़र आता है, ना हमने इतनी एडवांस अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम कह सकें कि हम अपने जो सुपर एथलीट्स हैं उनको हम लुक आफ्टर कर सके बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी जो है। तो ये एक प्रोसेस का नाम है और आई होप कि अब जैसे जैसे चीज़ें बाकी डिपार्टमेंट्स में बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इस मेडिकल डिपार्टमेंट को भी देखा जाएगा और उसमें मज़ीद प्रोफेशनल्स को लाया जाएगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम अपनी फैसिलिटीज़ बनाएं। कोई ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को बाहर ना भेजना पड़े। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं यूके आपके बहुत सारे प्लेयर्स जाके रीहैब के लिए गए, कुछ अपने खर्चे पे गए, कुछ को बोर्ड ने भेजा। तो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का क्रिकेट में, क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है जिसकी मेजर स्पोर्ट क्रिकेट है, तो उसके पास आइडियली अपनी एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसपे आप अपने प्लेयर्स को वो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रीहैब प्रोवाइड कर सके जो हम बाहर देखने जाते हैं। तो शाहीन के केस में या इवन जितने भी आप बॉलर्स देखेंगे, हमें टाइम लंबा क्यों लगता है अपनी वो फॉर्म, अपना रिदम गेन करने में, कि हमारा रिहेबिलिटेशन इतना तगड़ा नहीं होता। और इसमें एक और मेजर फैक्टर ये भी है कि समटाइम आप इंजरी की वजह से आपके अगर एक मसल आपका अगर लेट्स सपोज जैसे मैं खुद नी के उससे गुजरा हूँ, मुझे पता है, तो जब आपकी एक नी डैमेज होती है तो आपकी दूसरी नी उसका एक्स्ट्रा लोड लेना शुरू कर देती है। तो कहीं स्लाइड जो है आपके एक्शन में आपके जो लैंडिंग है उसमें कुछ स्लाइड चेंज भी अगर आ जाए तो आपका एक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो आप खुद को नोटिस नहीं हो रहा होता। उसकी वजह से भी आपके रिदम पे, आपकी पेस में या समटाइम आपकी रिस्ट पोजीशन में
फ़र्क पड़ जाता है, वो नोटिसेबल नहीं होता, वो वीडियोस में आपको देखने से पता चलता है, नॉर्मली बॉलिंग करते हुए बॉलर को खुद फील नहीं होता। तो ये चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि शाहीन के केस में ये हुआ है, बट इन जनरल ये भी एक फैक्टर होता है कि रिहेबिलिटेशन अच्छी हो भी जाए, बट कहीं ना कहीं जाके अब अगर आपके एक्शन में कोई स्लाइड चेंज आ जाए तो वो भी फ़र्क डालता है आपकी बॉलिंग। एक्शन में कोई तब्दीली आ जाए तो फ़र्क डालता भी। एक अली ने बड़ी अहम बात की है, वसीम साहब बहस की थे, कोच आप अगर इसको देखें, आप इसको ज़रा जवाब दें तो शायद ताकि सुनने वालों को भी कोई रहनुमाई मिले कि अगर आप एक अच्छा बॉल करते हैं और उसके ऊपर आपको बाउंड्री हो जाती है तो आप उसको रिपीट नहीं करते, आप एक नया बॉल करते हैं, उसके ऊपर भी आपको अगर बाउंड्री हो जाती है तो आप तो बिल्कुल हिल जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अच्छे बॉल के ऊपर एतमाद करते हो, दोबारा उसी लाइन पर जाएँ, एक नया बॉल करके आप उस पर भी बाउंड्री ले लेते हैं। देखिए हम काफ़ी दिनों से एक बात कर रहे हैं और अक्सर क्रिकेट टर्म जब भी यूज़ होती है प्लानिंग हम चीज़ डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली जब कोई प्लान बनते हैं तो वो 1 मिनट में नहीं बनता, उसके पीछे कोई सोच विचार होती है, या आप डिसाइड करते हैं जी इस पिच के ऊपर ये लेंथ है जिसको हमने हिट करना है। तो स्टिकिंग टू द प्लान जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर एक बॉल में ही आपका प्लान जो है आपने चेंज कर लिया, दैट मीन्स आपका प्लान कभी था ही नहीं, आप श्योर ही नहीं थे। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। अब जितने भी सक्सेसफुल बॉलर जो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से हुए हैं, आप देखेंगे कि उनको वहाँ से बाउंड्री लगती है तो उसमें स्लाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, मे बी सेंटीमीटर के हिसाब से इधर से उधर, थोड़ा सा एंगल आपने किया। अच्छा वसीम साहब एक बात है, वक्फा लेना है, वक्फा ले लें और फिर ये जो वो ब्रेक के बाद पूछ लेंगे। वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आके ना थोड़ी 2 फास्ट बॉलर ऐसे बैठे हैं कि इनसे बेहतर मैंने कंट्रोल किसी का नहीं देखा है। हाँ। तो आज प्लान करते हैं यहाँ बैठ के कि हम विराट कोहली को इस पिच के ऊपर कैसे आउट कर सकते हैं। इस वक्फे के बाद बात करते हैं जी। सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ हैं और मोहम्मद अली हमारे साथ हैं कि कैसे कंट्रोल के साथ आप दुनिया के बड़े बल्लेबाजों के और बिलखुसूस जैसे विराट की बात की है वसीम साहब ने, आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर आपको हम खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं इस वर्ल्ड T20 के हवाले से जिसमें पाकिस्तान और भारत का मैच होना है आज, जिस पर बहुत निगाहें हैं और उन निगाहों में यहाँ पर जो निगाहें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है क्योंकि सेट पर हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं दूर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब अली तरीन साहब जो कि मालिक हैं मुल्तान सुल्तान्स के। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली, किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग आज चूँकि पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं वो कुछ थोड़े थोड़े हैरान, कुछ थोड़े थोड़े परेशान ज़रूर रहते हैं जब तक मैच का नतीजा नहीं आ जाता। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ये तशवीश भी बढ़ती है, हैरानी भी बढ़ती है, परेशानी भी बढ़ती है। आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं? यहाँ पर पुरसुकून है कि चलें बाद में होगा जो भी होगा? देखिए, अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट फैन है वो उसका बुढ़ापा जल्दी आता है, तो हमें तो आदत है इस तरह की टेंशन की। तो बाल भी सफेद हो गए हैं, स्किन भी खराब हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तो हमारे लिए हमारे जिस्म तो आदत है स्ट्रेस का। सो पाकिस्तान इंडिया मैच अभी वर्ल्ड कप का, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वैसे आप कैसे देखते हैं USA के खिलाफ पाकिस्तान मैच आ रहा है और अब पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ अगला मैच है। एक क्रिकेट शायक की हैसियत से, बाहर से बैठे हुए एक शख्स की हैसियत से और एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, आपको लगता है कि बाउंस बैक करने की पाकिस्तान में अहलियत है और जो एक एबिलिटी चैलेंज हुई पड़ी है उसको पाकिस्तान आज गलत साबित करेगा? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो एक एनिग्मा है। 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन हमारे बारे में क्या कहा जाता है। और हम ऐसी टीम है कि एक दिन हम हार सकते हैं USA के खिलाफ और फिर हम जीत सकते हैं इंडिया के खिलाफ, फेवरेट्स के खिलाफ। तो डेफिनेटली हमारे पास कैपेबिलिटी है, उम्मीद हम रखते हैं कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारे फेवर में ये जा रही है बात कि जो न्यूयॉर्क की पिच जिस तरीके से उसने ऑपरेट किया है, आई थिंक दिस कुड बी अ वाइल्ड कार्ड इन आवर फेवर। तो अगर लो स्कोरिंग मैच रहा तो आई थिंक पाकिस्तान को सूट करेगा। सो इफ इट वाज अ बेल्टेड IPL की तरह पिच होती, हाई स्कोरिंग मैचेस, तो फिर हमारे चांसेस काफी बुरे होते हैं। आजकल हमारी टीम कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, लेकिन जो अभी पिच एक्सपेक्टेड है लो स्कोरिंग, सो आई थिंक पाकिस्तान कैन पुल अ ग्रेट विक्ट्री टुडे इंशाल्लाह। अच्छा अली साहब, हम कुछ दायमी अमराज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, कुछ देरीना मर्ज हैं। मतलब अगर हमने अभी यहाँ पर डॉक्टर अहमद साहब भी मौजूद हैं, वसीम साहब काफ़ी दिनों से
एक सोहेल तनवीर साहब काफ़ी दिनों से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, रिहैब का सेंटर होना चाहिए, हमारे ये मसाइल हैं, हमारे वो मसाइल हैं। फिर दूसरा असर इसके साथ आ जाता है, यहाँ पर वसीम साहब काफ़ी दिनों से ज़ोर दे रहे हैं कि हम डाटा को अहमियत नहीं देते हैं। मतलब जहाँ पर साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, हम उस तरफ हैं ही नहीं। तो आपका चूँकि एक फ्रेंचाइज के मालिक की हैसियत से आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप खासा उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, आपके ख्याल में रुकावट क्या है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ क्यों नहीं, इसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, लोग तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग उस तरफ जा क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो फिटनेस और रिहेबिलिटेशन की बात है पाकिस्तान में, इसकी बहुत हमें शदीद ज़रूरत है। और वैसे अगर आप देखें जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर हमारा फिटनेस और रिहैब सेंटर होता और अभी तक हमारे पास सोहेल तनवीर अवेलेबल होते फॉर सिलेक्शन, तो आई थिंक यू बी द आइडियल पिक टू लीड दिस बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड कप दिस सीजन। तो सोहेल भाई, अगर आप फिट होते और आप रेगुलर खेले होते तो हमें उम्मीद होती कि ये वर्ल्ड कप आप हमें जितवाते। सो बिकॉज अभी हमारे पास सेंटर नहीं है तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स और चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन देखें, अभी ये इशू होता है, आप देखें इवन एट टीम लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल, अगर कोई प्लेयर कहता है मुझे निगल है या मुझे इंजरी है, इमीडिएटली द कोच थिंक्स कि यार ये तो बहाने बना रहा है, ये खेलना नहीं चाह रहा, ये देखो ये पुश नहीं कर रहा, ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सेल्फिश हो रहा है, यू नॉट प्लेइंग फॉर द टीम। तो ये जो माइंडसेट है हमारा कि प्लेयर की जो वेल बीइंग है उसकी परवाह नहीं है, उसके हमने बस उसको यूज करना है फॉर आवर गेन एज अ कोच और एज अ टीम ओनर, और बस इट्स नॉट प्लेयर इंजर्ड है नहीं है, दिस नॉट माय प्रॉब्लम। तो आई थिंक दिस इज द कल्चर जो हम जिससे हमने हटना पड़ेगा। और फिर हमें सोचना पड़ेगा, देखिए हमारे जो प्लेयर्स हैं ये हमारे असासे हैं, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज उनकी जो वैल्यू है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, नॉट जस्ट अच्छा जी मैं हूँ इस कोच का टूर्नामेंट का कॉलेज मैं तो तुम इस्तेमाल करूंगा इस टाइम पे, उसके बाद मुझे परवाह नहीं है। तो इससे माइंड हमें हटना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यही सवाल ना डॉक्टर साहब, चूँकि आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी तरफ भी लेकर आना चाहूँगी कि स्पेशली जो बात की जाती है मेडिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, क्या समझते हैं कि पीसीबी में बाकी बोर्ड्स में क्या फ़र्क है? इससे पहले हम इंजरी के हवाले से बात करें, ज़ाहिर है खिलाड़ी ये फील्ड में उतरता है, इंजर्ड भी होता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आप समझते हैं कि स्पेशली रिहैब के हवाले से हम बात करें, दीगर ओवरऑल फिटनेस के हवाले से, मेडिकल स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप बेसिक डिफ्रेंसीशन समझते हैं पीसीबी और बाकी बोर्ड्स में है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ पर माई नॉलेज पीसीबी के पास कोई ऐसा इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो आपकी असेसमेंट कर सके कि ये प्लेयर जो है ये कहाँ पे रेट करते हैं आप इसको, इनके मसल ग्रुप्स कहाँ पे हैं, इनके जॉइंट्स कहाँ पे हैं, इनकी मसल स्ट्रेंथ कहाँ पे है, इनके बायोमैकेनिक्स कहाँ पे है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड चीज़ जो है वो है एटीट्यूड, जो मैंने पहले भी एक दो बार इसी प्रोग्राम के साथ से बात की थी कि अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप कम से कम रिजॉर्ट करें उन जगहों पे जहाँ पे ये इक्विपमेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक बड़ा छोटा सा सेल्फ कंटेन क्लिनिक है लाहौर के अंदर, और मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो मैं यूके में भी यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं पूरी प्लेयर्स की असेसमेंट करता हूँ, उनकी मैं पहले से प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ कि इस प्लेयर की ये इंजरी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है, तो कम से कम आप उन प्लेयर्स को इजाज़त दें कि कहीं वो बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, बजाय थोड़ा रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि आप उनको सीधा कहें जी आप बस जहाज से बैठें और आप इंग्लैंड चले जाएं। या आए हैं और अब उनके मामला जी मेरे पास रिसेंटली अभी आजम खान आए थे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, या जब इंग्लैंड, हाँ जी बिल्कुल, जब इंग्लैंड की आयरलैंड की सीरीज थी उससे पहले आए थे, और आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि वो मेरे पास आ गए, क्योंकि आमतौर पर तो पीसीबी के प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको किसी बाहर के स्पोर्ट्स फिजिशियन के पास भेजा नहीं जाता, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनकी अपनी कोई फैसिलिटीज़ हैं नहीं, तो प्लेयर्स काफ़ी अरसे तक अपनी इंजरीज़ के साथ बेचारे सफ़र करते हैं। तो मेरे पास वो आए, मैंने उनको पूरा एडवाइस किया, मैंने कहा आपका एक काफ के मसल की एक इंजरी है, इसको हम ट्रीट करेंगे और आपके इतने नंबर ऑफ़ सेशंस होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो पहले सेशन पे जब आए तो उन्होंने मुझे कहा जी मुझे पीसीबी से बड़ा प्रेशर है कि आप ना पीसीबी के अंदर ट्रीट हों या किसी आप हमारी फैसिलिटीज़ में ट्रीट होना। मैंने कहा आपकी फैसिलिटी में तो अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा आप क्या करवा रही हैं फिजियो आपको या आपकी डिपार्टमेंट जो है, मुझे जी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए स्ट्रेचिंग अच्छी है ही नहीं, आपका तो काफ का मसल जो है वो टीयर हुआ है। मैंने क्यों कहा उस वक्त अल्ट्रासाउंड किया। आपके ख्याल में कथा कलामी के माज जाता हूँ कि वो आपको स्ट्रेच करवा रहे हैं और आप ये समझते हैं जो आपके पास इक्विपमेंट था कि स्ट्रेचिंग उसके लिए नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत थी हीलिंग की,
उनको क्विक हीलिंग की जरूरत थी, खाना खराब हो जाएगा, जिसके लिए उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। जो मेरे पास एक मशीन है क्लिनिक के अंदर, रेडियो फ्रिक्वेंसी की लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, अमेरिका में, यूके में सबको यूज़ होती है। मैंने उनको उस पर कहा कि मैं आपको इस पर कम से कम 6 सेशंस करूँगा, यू विल बी फिट फॉर द सीज़न, और आप जाके करें। क्योंकि आमतौर मैंने देखा कि 3 सेशंस के बाद भी प्लेयर्स जो हैं उसमें बड़ी जल्दी हील कर जाते हैं एंड दे गो बैक टू देयर स्पोर्ट्स। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे बड़ा प्रेशर है, मुझे बार बार कह रहे हैं कि जी आप यहीं पे ट्रीट होंगे। मैंने कहा देखें, अगर तो पीसी के पास टेक्नोलॉजी होती आपको ट्रीट करने की और आपको फ़ौरन भेजने की, तो मैं ज़रूर कहता कि यू शुड स्टिक विद द पीसीबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंस दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन पीसीबी, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे स्टिक करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 3 सेशंस के बाद वो मेरे पास उसके बाद नहीं आए, और मुझे यही फीलिंग हुई आज़म से कि PCB was very reluctant to send him over to somebody else. तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक जो आपकी बाइंडिंग है उसके साथ प्लेयर्स की, प्लीज़ उसकी वजह से प्लेयर्स को आप इस तरह ना करें। करियर थ्रेटनिंग इंजरी जो है उसके ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। अली साहब को शामिल करते हैं दोबारा, क्योंकि जब आपने ये आजम खान वाली बात की तो एहसानुल्लाह वाला केस भी अभी हुआ है, तो वो भी इससे बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं। अली, आप आए थे हमारे पास PSL से पहले, तो उस वक्त आपने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम एहसानुल्लाह को खिलाने में जल्दी नहीं करेंगे, हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि ये 100% फिट पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले। इस दौरान मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, लेकिन एहसानुल्लाह अभी तक फ़िट नहीं है। और डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आपने इस एक केस को बड़े करीब से देखा है। आपके ख़्याल में किस चीज़ की ज़रूरत है कि कम से कम जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसको आने वाले दिनों में तो इस किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े? नहीं, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि अभी प्ले देखें, आप ये ना देखें कि आप सोल्यूशन होना क्या चाहिए, आप पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट ये है कि प्लेयर्स हैं हु आर अनसैटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग एट पीसीबी। ठीक है, जब आजम खान है डिसाइडेड टू गो टू डिफरेंट डॉक्टर, क्यों उसने डिसाइड किया है? इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा जो मेरी रिहैब कर रहे हैं पीसीबी में। सो ये पहले आप एक्सेप्ट करें पीसीबी कि ये पेन पॉइंट है कि प्लेयर्स आर अनसैटिस्फाइड। अब आप फिर सोचें कि हाउ कैन वी क्रिएट अ सिस्टम, कैसे, क्या स्पेशलिस्ट लेके आए, क्या मशीन लेके आए, क्या हम आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल करें ताकि हमारे प्लेयर्स सेटिस्फाई हो जाएं। इफ द प्लेयर्स आर सेटिस्फाइड दे वुड नॉट नीड टू गो फॉर मतलब देयर ओन प्राइवेट इलाज। हमें एक चीज ये बात करूं कि एक तो हम बात करें रिहैब की जब इंजरी हो गई है, लेकिन अगर आप देखें इंजरी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। अभी देखें वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे पहले जब PSL हुआ था एक बहुत टफ चीज, बहुत इंटेंस टूर्नामेंट होता है, उसके फौरन बाद उनको भेजा गया था एक वेरी इंटेंस आर्मी कैंप पे, उसके बाद फौरन शुरू हो गई थी सीरीज। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले डोमेस्टिक सीजन खत्म हुआ, फिर ये T20 हुआ है, और फिर आर्मी कैंप हुआ, फिर वर्ल्ड कप हुआ है, तो पहले सीरीज हुई, फिर वर्ल्ड कप हुआ है, तो दे हैड नो ब्रेक। तो जब हमारे प्लेयर्स भी थे मुल्तान सुल्तान में, जो हमारे फिजियोज थे, डॉक्टर जायब आयब थे, उन्होंने कहा था कि हम इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं टूर्नामेंट बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर देम, बट दे नीड टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द टूर्नामेंट। इसका नी का प्रॉब्लम है, इसका एल्बो का प्रॉब्लम है, इसका पाँव का एंकल का इशू है, इसका ये इशू है, ही नीड्स दिस रेस्ट, इसका ये मसल टेयर हो रहा है। सो हम आइडेंटिफाई कर चुके थे कि इंसानों के मसल्स में और जॉइंट्स में इश्यूज आ रहे हैं या आने वाले हैं। सो आफ्टर द टूर्नामेंट, बिफोर द वर्ल्ड कप, दे डेफिनेटली नीड रेस्ट। हमने लिख के दिया भी था पीसीबी को, बट बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी फैसला किया हुआ था कि इन्होंने जाना आर्मी कैंप पे, तो प्लेयर्स हु हैड निगल्स, हु हैड इंजरीज, वो चले गए इंटेंशन नहीं करने। सो अगर आप देखेंगे इंजरी जब होगी है फिर क्या करना है, वो तो चलो एक बात है, पर इंजरी प्रिवेंशन तो हमारे हाथ में है। वी कैन सी कि हु नीड्स रेस्ट एंड व्हेन। आप उनको इतना स्ट्रेनियस एक्टिविटी करा रहे हैं बिटवीन टूर्नामेंट्स एंड आप वर्ल्ड कप में भेज दिया उनको थक के हारे बेचारों को। अब हमें क्या पता किसकी कौन सी निगल है। जैसे अभी बात की है कि आजम का इशू है विद काफ, किसको पता है? कैन ही प्ले वेल विद दैट इंजरी विद हिज काफ? कैन ही रन वेल? कैन ही कीप वेल? तो देखिए प्लेयर्स पे सारा कसूर तो नहीं है ना कि दे कांट परफॉर्म। अगर हम उनको मौका नहीं दे रहे, एनवायरनमेंट नहीं बना रहे फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो फिर अब सिर्फ हम उनको गाली दे सकते हैं। ये तो गलत बात। ये तो अच्छा सुहेल, यही कॉन्वर्जेशन ना मैं आपकी जाने पे लेकर आना चाहूँगी। जैसे कि अली बात कर रहे थे, द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड वंस यू रियलाइज देयर इज वन। तो चूंकि आपका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो क्या समझते हैं बर्ड्स व्यू के तौर पर अगर हम इस सारी मामलात को देखें, कितना ज़्यादा एक करियर थ्रेटनिंग हो सकता है, रहा है? इफ़ यू कैन शेयर वन ऑफ योर एक्सपीरियंस एज वेल। देखिए, मैं अपने टाइम की क्या बात करूँ, चीज़ें अभी तक ख़राब है तो मैं आपको पीछे 5-6 साल पीछे लेके जाऊँ तो उससे क्या होगा? आप सोच लें कि चीज़ें
हम और बढ़ जाएंगे कि ये मामला हल क्यों नहीं होके दे रहे। आई थिंक एटलीस्ट मुझे हैविंग दिस डिबेट तो किसी भी चीज़ के बारे में जब डिबेट स्टार्ट होती है तो दैट मीन्स कि अब चीज़ें शायद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो इट्स गुड साइन कि चले एटलीस्ट पीपल हैज स्टार्टिंग स्पीकिंग अबाउट इट। हम अभी अली बात कर रहे थे, हम टोटली एग्रीड विद हिम कि हम उसकी लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। बस एक चीज़ आती है, फिटनेस करानी है तो बस करानी है। आप 40 प्लेयर्स को वहाँ पे भेज रहे हैं, 40 प्लेयर्स पूरा एक सीज़न खेल के आ रहे थे, आपको नहीं पता कि किसको क्या। ज़ाहिर है मैंने उस दिन भी कहा था कि जब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग तो कोई भी प्लेयर 100% फिट नहीं होता, कोई ना कोई निकल कैरी कर रहा होता है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट स्पोर्ट है, इसमें आपके वियर एंड टेयर होते ही हैं जब आप मैचेस खेलते हैं। तो सेम टाइम आपको वहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो केस टू केस चीज़ों को लेके चला करें। एक ही वो मेथड बनता है तो सबके ऊपर वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है, एक फिटनेस क्राइटेरिया बनता है तो सबके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो चीज़ों को बड़े एडवांस करने की ज़रूरत है हर एक चीज़ में। मैं अगर आप मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगी, मैंने उस दिन भी शेयर किया था कि नी को लेके कितने सारे प्लेयर्स, मैं कहूँगा कि मैं मेंटली स्ट्रांग था। मैं 2009-10 में मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट आपको मैंने कई एग्जांपल्स दी जो कि उमर गुल वाज प्राइम एग्जांपल, हमारा प्राइम बॉलर थे। ही वेंट फॉर नी सर्जरी हुई, अनफॉर्चुनेटली उनका रिहैब अच्छा नहीं हुआ एंड ही वाज नॉट मेंटली स्ट्रांग। मेरी उनसे कन्वर्सेशन होती रहती थी, उन्होंने उस तरीके से वो बहुत आप पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है, बट ही कुडंट डू इट। तो हमने मतलब उमर गुल जैसा बॉलर, he could have played bit more for Pakistan and domestic cricket, PSL वगैरह कुछ और ज़्यादा खेल सकते थे, but because of that issue वो नहीं खेल सके। तो हमारे यहाँ ना वो इंजरी प्रिवेंशन वाली जो बात हुई, ना उसके कोई अरेंजमेंट होते हैं, रिहेबिलिटेशन का कोई इशू ही नहीं है, हमारे डायग्नोसिस सही नहीं होते, रिहेबिलिटेशन ये सारी चीज़ें तो बहुत बात की, मतलब तशखीस ही ठीक नहीं होती, हमारे डायग्नोस सही नहीं होते, दर्द रीज़न कुछ होता है वो पता ही नहीं चलता। मेरे साथ मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ अभी रिसेंटली जो हुआ है कि हमारे आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर, आई थिंक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं हमारे, हाँ जी, ठीक है। उनको कोई इंजरी हुई और उनका रिहैब करके उनको डोमेस्टिक में भेज दिया गया जी कि आप रेडी टू प्ले हैं। वो डोमेस्टिक में आते हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक का जो एक फिजियो है वो डायग्नोज करता है और उसका वो टीयर निकलता है। तो उसको डायग्नोज की हम जो बात कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता भाई फ्रैक्चर किसका नहीं, उनको तो बिल्कुल इजाज़त दे दी गई कि आप फिट हैं खेलने के लिए, आप खेलने के लिए आप जाएं डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक आई थिंक आई एम नॉट श्योर वो पीसीबी का फिजियो नहीं था, वो प्राइवेट फिजियो थे, उन्होंने हायर किए हुए थे डिपार्टमेंट की टीम ने, उन्होंने डायग्नोज किया कि यानी कि वहाँ पे कोई डॉक्टर अहमद साहब थे नहीं वहाँ पे और थे, तो उन्होंने डायग्नोज किया तो वो इंजरी ही और निकली। तो सुहेल जो बात कर रहे हैं कि पहले एक तो इंजरी हमने रोकनी है, तशखीस, अगर इंजरी हो गई है तो पता तो चले भाई इंजरी है क्या, रिपोर्ट पढ़नी आपको आनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा डॉक्टर साहब, इसमें ना एक और बहुत अहम चीज़ है, अगर हम इन सारी चीज़ों को बात करते हैं कि ये कैसे, सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त वक्फे का वक्त हो चुका है, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आए अली साहब को सुनने जी कहा जा रहा है कि अली साहब को, जी अली अब एक बात ऐड कर दूं, अभी उन्होंने बात की है कि एक तो है कि गलत डायग्नोसिस जब होता है, पीसीबी में इशू ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस बंदे ने मल्टीपल लोगों को गलत डायग्नोस किया तो उसके बारे में कुछ तो करें। लेकिन गलती हो सकती है, लेकिन अगर एक पैटर्न है कि पीसीबी के लोग गलत डायग्नोसिस करते रहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब जिस बंदे का प्लेयर, जो डॉक्टर किसी का प्लेयर का करियर खराब करने वाला है, ये कर चुका है विद रॉन्ग डायग्नोसिस, Why is there no accountability? ठीक है, वहाँ पर कोई पूछगिछ क्यों नहीं है, तफ्तीश तहकीक क्यों नहीं है कि मामला कहाँ से बिगड़ता है, कब बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है? एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आर्या पार का जो ये मुकाबला है उसकी जो टेंशन है, एक्साइटमेंट है, वो और बढ़ती जा रही है। तो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है ये भी हम जो तमाम सूरत हाल है आपके सामने रख रहे हैं। और ऐसे में जो ICC के एम्बेसडर हैं फ्रॉम पाकिस्तान, आवर वेरी ओन शाहिद आफरीदी लाला और सवेरा पाशा, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की है। कुछ एनालिसिस लाला ने आज के इस मैच के हवाले से सामने रखा है, पहले नाज़रीन को सुनवाते हैं।
तो यस, बड़े मुकाबले की जिस तरह बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं हम लोग। यहाँ पे लाला हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। लाला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक डिफरेंट किस्म की हाइप है और न्यूयॉर्क के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इतने जज्बाती क्यों हुए हैं इस मुकाबले को लेकर। बट कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोहित शर्मा ने कहा हम चाहे यूएस से हार भी जाए पाकिस्तान, हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान। सवेरा मेरे ख्याल में मेरे लिए जो है वो पहला वाला मैच जो था ना, वो मैं उसको इस तरह बुलाऊंगा या इस तरह बात करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए वो मैच था। पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का आज से शुरू हो रहा है। आज से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और आज से इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, जो लड़के हैं, सबको इस मैच की इम्पोर्टेंस का पता है। सबको ये पता है कि कितने अरसे बाद हम इंडिया के अगेंस्ट खेलने लगे और सबको ये पता है कि जो परफॉर्म करेगा अगेंस्ट इंडिया वो कितना बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा लाला, थोड़ी सी इंजरीज़ का स्केयर ज़रूर था, मगर अब तक ये खबरें आई हैं कि इमाद वसीम इज़ फिट एंड ही वुड बी इन द टीम। आज की 11 की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इमाद वसीम होंगे और आज़म खान को बिठाया जाएगा। आपको लगता है पहले ही इतनी ज़्यादा बैशिंग हो चुकी है आज़म खान को लेके, इतनी बुलिंग हो चुकी है, अब आज़म को रेस्ट भी करा देना, क्या ये एक यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं होगा? सवेरा सिर्फ बैटिंग नहीं है, क्योंकि रिजवान ने कीपिंग करनी है तो आज़म को आप फील्डिंग में कहाँ छुपाओगे? ये भी एक चीज़ है। और इमाद वसीम का होना इस वक्त टीम की ज़रूरत है। आपकी स्पिनिंग स्ट्रगल कर रही है, स्पिनिंग में आपकी स्ट्रेंथ आती है एंड देन फिर साथ में वो बैटिंग भी करता है। तो मेरे ख्याल में अगर इमाद वसीम आता है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आपको अगर मैं चांसेस और परसेंटेजेस के हिसाब से पूछूं तो ऑनेस्टली बगैर बायस ना बिल्कुल नहीं। अब मैं कहूँगा दोनों टीमों के लिए 50-50 है। दोनों टीमें, चाहे इंडिया किसी भी टीम के खिलाफ जीत के आई हो या पाकिस्तान ने भी जितनी परफॉर्मेंसेस या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हो, इस मैच का प्रेशर अलग प्रेशर है, इस मैच की परफॉर्मेंस अलग परफॉर्मेंस है। सो आपने पिच सही करवा दी है लाला? पिच मुझे पता चला कि बेहतर हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज अच्छे कोई किसी के पास कोई लास्ट विकेट भी बहुत अच्छा था अगेंस्ट यूएसए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अरसे बाद मुझे T20 का पिच नज़र आया जिसमें बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रही थी। जिसने अच्छी जगह पे अच्छे एरिया में बॉल की है वहाँ पे बॉल ने, पिच ने हेल्प की है बॉलर्स की। जो मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हुआ था कल, उसी पिच पे खबरें आ रही हैं कि मैच होगा, मगर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को फंसा लिया था। आपको लगता है जो हम बाबर के स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं वो भूल कर हमें बाबर से कहना चाहिए जैसा गेम खेलते हैं खेले, छोड़ दे स्ट्राइक रेट, बस जो क्रीज पे चिपकने वाली बात होती है पिच पे चिपक जाए? सवेरे देखिए, बाबर का अपना एक तरीका इनिंग को शुरू करने का, बहुत सारी इनिंग्स में उसने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि वो केपेबल है, खेल सकता है। अब लास्ट मैच की अगर बात करें तो बॉल थोड़ा सा अर्ली ऑन सीम स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से उसको टाइम लेना पड़ा। अगर आप देखें तो उसने 1-2 दफ़ा ट्राई भी की शॉट्स मारने की, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही थी पिच की। बाबर खेल सकता है इनिंग, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन ये ना हो कि आप 40 बॉलें खेल के फिर 42-43 रन करें, फिर 40 बॉलें खेले तो 70-80 रन होने चाहिए उसके। लाला, आईसीसी के एम्बेसडर आप यहाँ आए, आईसीसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, जिस तरह का एक पूरा एक ये सेटअप बनाया हुआ है, अभी हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे सारे एम्बेसडर्स को इन्वाइट जिस तरह किया हुआ है, लाला क्या उसके हिसाब से क्या कहेंगे? मतलब हमारे लिए तो इट्स अ प्राइड फॉर अस ना। आई थिंक वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और मैं समझता हूँ कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स आए हैं, जैसे सचिन आए हुआ है यहाँ पे, रवि शास्त्री साहब हैं यहाँ पे, सिद्धू से आज सुबह मुलाकात हुई है मेरी, और यूवी से मुलाकात, बजी से, आई थिंक ये सारे, क्रिस गेल एंड देन फिर डेल स्टेन, पॉलार्ड, पॉन्टिंग, सारी जमा हुए हैं। तो एक आईसीसी का एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे सब सारे क्रिकेटर्स पुराने नए सारे जमा होते हैं और मेरे लिए भी अच्छा मौका है, काफ़ी अरसे बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, बल्कि आपके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा मौका है तस्वीरों का। बिल्कुल, काफ़ी सारी तस्वीरें बन सकती हैं और उनसे पूछना भी बन सकता है कि वो कहाँ रेट करेंगे आज के मैच को। यूवी के साथ, युवराज सिंह के साथ जो है, शायद आप बैठ के वो मैच देख रहे होंगे बिकॉज उसी हॉल में सब बैठ रहे हैं। सो कोई थोड़ा सा बैंटर रहेगा। सारी बात है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। मेरी कोशिश है यही है कि मैं अपनी टीम के साथ ही रहूं और वो भी चाहेगा कि वो टीम जीते, मैं चाहूँगा मेरी टीम जीते। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, लेकिन
एक अच्छा ताल्लुक़ रहना आपस में, एक अच्छी रिलेशनशिप। अभी आपने सचिन के साथ देखा जिस तरीके से वो खुद खड़ा होके आया, मिला मुझसे, तो ये वो रिस्पेक्ट है जो हम एक दूसरों को क्रिकेट के ज़रिए, क्योंकि आपस में इतनी क्रिकेट हमने खेली है, सचिन वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर रह चुका है, तो आई थिंक ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं हमेशा, हार जीत को अपनी जगह पे रखे, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो हमेशा बेहतर से बेहतर रहने चाहिए। ठीक है लाला, फिर हम आपसे स्टेडियम में मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर स्टेडियम में थोड़ी सी चिट चैट। सी ऑल देयर। चलिए, थैंक यू सो मच सवेरा, बड़ी ज़बरदस्त बात की यहाँ पर लाला ने। कह दिया लाला ने जी कि जी यूएस के साथ जो मैच था वो वार्म अप मैच था एक हमारे लिए, तो माजी पे मट्टी पाओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़े ये जरूरत है। इतना आसान होता है, आसान होता है, काश इतना आसान होता। लेकिन अगेन जो अच्छी टीमें हैं, जो मतलब कैरेक्टर यहीं पे शो होते हैं आपके, एज अ टीम भी, एज अ इंडिविजुअल भी, कि आपने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। बिगर चैलेंज आया है तो हमने पास में देखा, हम ये कर चुके हैं कि हमने राइज किया है ओकेजन के साथ, तो दैट्स व्हाट वी होप कि हमारी टीम आज स्टेप अप करेगी, एज अ टीम भी, एज अ यूनिट भी, एज इंडिविजुअल भी, कि हमारे पास प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो आपको ना अकेले खेल के मैच जिता सकते हैं। तो जो पहले एक बात हो रही थी कि हाई स्कोरिंग मैच होता तो फिर वो काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ जाती थी, लेकिन जो पिच के हालात चल रहे हैं, जो हम एवरेज स्कोर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि हमारी टीम के कंफर्ट जोन के अंदर है कि बॉलर्स हमारे तगड़े हैं, अगर वो जगह पे बॉल सही करें। आज अगर वसीम साहब आपने जगह पर बॉल की है तो अगर पाकिस्तान की पहले बारी आती है या बाद में बारी आती है तो बॉल आपके हाथ में, जगह पर बॉल करने से याद आता है कैसे विराट और रोहित को आउट किया जा सकता है आज। देखें, मोहम्मद अली भी आसाद बैठे, हमारे पास मोहम्मद अली मौजूद हो, सोहेल तनवीर जो है हमें सैटेलाइट के जरिए बता देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और अभी जो देखें, एक चीज़ हमने देखी है कि अक्सर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेड बॉल क्रिकेट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर, ठीक है ना। अली हमारे सामने एक प्राइम एग्जांपल है कि ये फर्स्ट क्लास बहुत अरसे से खेलते आए, फिर टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद जब वाइट बॉल के अंदर आए तो आपको एक डिफरेंट, मतलब वो लग नहीं रहा था जी कि रेड बॉल वाला बॉलर आके एकदम से इस तरह PSL खेलेगा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोल और एबिलिटी और उसकी जो स्किल्स थी। तो आई थिंक अली से बेहतर बंदा हमारे पास नहीं है। और ओबियसली जैसे मैंने पहले कहा था कि जितना कंट्रोल सुहेल के पास था बॉलिंग के अंदर, तो होता है ना कि सिक्का रख के उसके ऊपर बॉल करना, सुहेल के पास भी ऐसा ही कंट्रोल था। तो ये दोनों मिलके करें तो मैं एज अ बैट्समैन साथ में ज़रा चिप इन करने की कोशिश करूंगा। आए जी, देखते हैं जी आज जो लाइन लेंथ क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, होनी चाहिए पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स की, कि वो भारत के जो टॉप क्लास बैटर्स हैं जिन्होंने इनिंग्स का आगाज़ भी करना है, तो कैसे उनको पाकिस्तान के बॉलर्स को आउट करना चाहिए या वो कर सकते हैं, तो बताएंगे हमें मोहम्मद अली और आउट होंगे मोहम्मद वसीम। हाँ, ऐसा ही है। अली देखा हमने जैसे अभी न्यूयॉर्क की जो पिच लग रही है, ऑब्वियसली इसके अंदर बाउंस ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो है कि जो आप जो हार्ड लेंथ की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो पिच टू पिच भी वेरी करती है, बैट्समैन टू बैट्समैन भी एट टाइम वेरी करती है। तो अभी तक जितना पिच हमें नज़र आया है, तो आपको कौन सा एरिया ऐसे लग रहा है कि जो आप पहले भी बात कर रहे थे, कंसिस्टेंटली हमें हिट करने की ज़रूरत है? वसीम भाई, पिच के ऊपर एक एरिया है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। उस एरिया को अगर हम बार बार टारगेट करें, अगर हम इस पिच की ही मिसाल ले लें, अगर ये 22 यार्ड्स हैं, या लेकिन 22 यार्ड्स नहीं है, बट अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो जो लेंथ है वो ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बॉलर अगर बॉल करेगा, आप दुनिया का कोई भी बॉलर बॉल करेगा, उसे स्पेशली ये USA में, तो उसे इनफ मूवमेंट जो है वो ऑफ द पिच मिलेगा, जिसकी वजह से वो लीथल साबित होगा। और अभी तक आपने जितने मैचेस देखे हैं, जितने बॉलर्स ने इस एरिया को टारगेट किया है, उन्होंने विकेट्स ली हैं। अब जो बात हो रही है कि गैर यकीनी जो अनसर्टेनिटी जो है, कि अब देखें, अगर मैं अगर बैट्समैन हूँ ना, तो पहला डाउट आएगा मैं आगे इस पे जाऊँ, जब ये बैकफुट के ऊपर खेलूँ, तो पहला डाउट आपने इस लेंथ से क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मूवमेंट आ जाती है कि उसको नेगेट करने के लिए मैंने किस तरफ खेलना है, उसको बाहर खेलना है या अंदर खेलना है। तो इसीलिए इसको हार्ड लेंथ भी कहा जाता है। और इस तरह की पिचेस के ऊपर कि जहाँ पे थोड़ी आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, अनइवन भी, सारी चीज़ें आ गई ना आपके फेवर में, कि तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अच्छे बैट्समैन, अली आपने भी देखे होंगे कि वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। अगर मैं बैट्समैन हूँ और मैं यहाँ पे एक फंसा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली हैव टू स्कोर रन्स, T20 के मैच है, तो मैं टैक्टिक यूज़ करके साथ अपना स्टांस आगे ले आऊँगा, या मैं चल के खेलना शुरू कर दूँगा, बॉल के नज़दीक आके उसको वो तो टॉप खेलने की कोशिश करूँगा। विराट ने किया भी था ना पिछले मैच में। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, देन कि ये प्लान फिर उधर ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। ये आप जब वो ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, डाउन द पिच आते हैं, या थोड़ा सा फीट मूव करके इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तब आप ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा प्लान चेंज कर लें, एक सरप्राइज बाउंसर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल होगा, जो फॉलो अप बॉल होगा, वो फिर से यहीं पे ही होगा।
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा बाउंसर अलाउ है ना T20 में? हाँ, क्योंकि पिछले मैच में भी लगा था कि शायद हमारे लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया, हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए हो सकता ना हो। तो अब इसमें क्या है कि एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली अगर मैं टैक्टिक्स यूज़ करता हूँ कि मैं आता हूँ बॉल की पिच पे पहुँचता हूँ, जैसे हमने पहले कहा कि बाउंड्रीज में लग सकती है आपको, लग गया आपको बाउंड्री। अब दोबारा अगर मैं वही टैक्टिक करूँगा और अली जैसे कह रहे हैं कि मुझे कोई तगड़ा सा कानों के पास एक बाउंसर जाएगा ना, तो ये मैं 3 दफ़ा उसके बाद सोचूंगा भाई मैं दोबारा उधर जाऊं कि ना जाऊं। अब इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं ना स्टिकिंग टू द प्लान, यानी कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इस लेंथ ने ही डिस्टर्ब करना है। आपको किसी भी जगह पर गलती पर मजबूर करना है तो ये लेंथ ही करेगी आप। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर कोहली की क्विकली बात करते हैं कि वो उसको आउट करना हमारे लिए एक मिशन है, क्योंकि आप देखें ICC वर्ल्ड कप्स के अंदर बहुत कम हमारे खिलाफ वो आउट होते हैं। तो पहले आप बात करें जब होता है तो काम कर गया होता है, यही है कि वो मैच हमसे ले जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें सुहेल को भी ऐड करते हैं कि सुहेल हमने देखा है कि कोहली ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, एट टाइम्स वो टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है वो हम कहाँ से स्टार्ट, आप कहाँ से करेंगे एज अ लेफ्ट आर्मर, और फिर कोहली को भी ऐड करते हैं इसमें। देखिए अगेंस्ट विराट अगर आप देखें जो इन कंडीशन की अगर मैं बात करूं जहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा होता है, स्विंग हो रहा होता है, तो वहाँ पे वो नॉर्मली आपको आउट होते हुए नजर आएंगे स्लिप में। या अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच याद हो, फाइनल जिसमें हम जीते थे, पहले उनकी स्लिप लगी और फिर वो पॉइंट पे आउट हुए थे, तो वो कौन सी लाइन नॉर्मली उनको बाहर निकलता हुआ बॉल तंग करता है, वो रीच आउट करते हैं बॉल को जो 5वें 6ठे स्टंप पे होता है ना बाहर निकलता हुआ। तो इसमें अगर मैं जैसे अगर शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं तो आई वुड लाइक हिम कि पहले स्टार्ट में देखिए लेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो अली ने बात कर दी। वहाँ पे अब टैक्टिक्स क्या होंगे कि जैसे हमने शाहीन को देखा कि नॉर्मली तो उनका इनस्विंग होता है, वहीं से जो आजकल उन्होंने बाहर निकलता हुआ बॉल शुरू किया है, मेरे ख्याल में वो अगेंस्ट विराट कोहली शाहीन का विकेट टेकिंग बॉल हो सकता है। अगर वो अच्छी लेंथ से उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं 2-3 इन स्विंग करने के बाद, ऑब्वियसली एज यू सेड कि यहाँ पे बैट्समैन टाइम लेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 डिफरेंट बैट्समैन खेल रहे हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दोनों के लिए हार्ड लेंथ डिफरेंट होगी। शर्मा जो है आपको नॉर्मली लंबी टांग निकाल के फ्रंट फुट पे आते, तो उनके लिए मैं आई वुड लाइक अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो मैं उनको 4 मीटर वाली लेंथ पे बॉलिंग करूंगा। एज कंपेयर अगर आप देखते हैं विराट कोहली ही लाइक्स टू प्ले ऑन फ्रंट फुट, उनके लिए मैं वो 5-6 मीटर वाली शॉट भी खेल लेंगे अगर अच्छा बाउंस डिफिकल्ट होगी। एग्जैक्टली वो 6 मीटर वाली को वो अच्छा ले जाते हैं क्योंकि बैकफुट पे खड़े रहते हैं, और या बिल्कुल स्लॉट वाला बॉल हो तो उसको सामने उठा के मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, दैट्स इज गो थ्रू एरिया। तो उनके लिए आपके लिए 4 मीटर की लेंथ जो होगी वो आइडियल होगी अकॉर्डिंग टू दिस पिच। विराट कोहली अगर आप देखें तो वो एज ए सेट वो लंबी टांग निकाल के फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ फ्रंट फुट पे ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं, वहीं रन करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए 5-6 मीटर वाली लेंथ बाहर निकलता हुआ बॉल मेरे ख्याल में विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकता है। आपने इंग्लैंड में उनको बहुत दफ़ा बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ के स्लिप में या क्वाड बिहाइंड होते हुए देखा होगा। ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, नो डाउट उनके जितने रन हैं आप वी ऑल नो कि ग्रेट बैट्समैन है, बट अगर आप मुझे कहें कि उनका एक वीक लिंक या जहाँ पे वो आउट होने के उनके चांसेस हैं वो मेरे ख्याल में ये हो सकता है। अली चलें इसमें लाइन और लेंथ हमारी डिस्कस होगी क्विकली हम आखिर में कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें मिसिंग नजर आया पिछले मैच के अंदर फील्ड प्लेसमेंट। आपने कोहली पे प्लान कर लिया जी कि उसको हार्ड लेंथ के ऊपर थोड़ा उससे दूर बॉल करना है, ऑफ स्टंप के बाहर करना है। अब वहाँ से आउट ऑब्वियसली हम देख रहे हैं उसको कैच आउट करवाने का हम वो सोच रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? कोई स्लिप नहीं होगी। फील्ड प्लेसमेंट तो नॉर्मली ये है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ स्लिप्स के साथ 2 स्लिपें आप रखेंगे? जी बिल्कुल, अर्ली ऑन अगर वो जल्दी आ जाते हैं बैटिंग करने के, बॉल की कंडीशन जो है वो नहीं है फिलहाल, तो वो ओपन ही कर रहे हैं, तो वैसे वो नंबर 3 पे खेलते हैं। लेकिन तो आप 2 स्लिपें रखेंगे अगर लेट्स से कि उसने टैक्टिक यूज करके एक चौका आपको मार दिया है, आपसे एक बुरा बॉल पड़ गया है, आप दोनों स्लिप निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं सुनना चाह रहा था जी, कि एक चौके से आपके प्लान्स नहीं चेंज होने चाहिए। अली भाई अटैक थोड़ा सा जरा आगे आ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे तरीके से देखें। इधर आ जाएं, इधर आएं, फील्ड प्लेसमेंट बेहतर नजर आएगी ना। हाँ जी सोहेल। मैं अब आपने इसमें वो जो आपने बात की ना, आपने देखना ये है कि चौका आपने खाया कैसे। अगर तो लास्ट मैच में आप देखें चौके खाए हैं उन्होंने, हमें मारे नहीं, वो खाने का मतलब ये है कि आपने मुंह में बॉलें कर दी।
तो उस पर तो फिर ऑब्वियसली कैप्टन बैकफुट पे जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी बॉल पे चौका हो जाता है तो इट्स ओके। आपको वो अली ने आगे बात ये की कि यू नीड टू कैरी ऑन, यू नीड टू रिपीट। हाँ, इंचेस आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट आपका बेसिक प्लान स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस पिच, यहाँ पे आपका बेसिक प्लान वही रहना चाहिए। आपके अगर 24 बॉल हैं, मैं तो कहूँगा 24 में से 18 से 19 बॉल आपके इस लेंथ को हिट, रिगार्डलेस के इवन डेथ बॉलिंग, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, आपने देखा होगा कि लास्ट ओवर जब कर रहे थे कनाडा के बॉलर, तो वो लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ से भी हिट लगना, मतलब उनसे कोई भी बॉल कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बाउंस कर रहा था वहाँ से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए बॉलर, आपने कंडीशन को असेस करना है। सम टाइम इवन डेथ बॉलिंग में भी लाजमी नहीं कि आपने यॉर्कर ही मारने हैं, तो यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको एज ए इंडिविजुअल भी स्मार्ट होना पड़ता है। तो कमिंग बैक टू वो जो आपने पॉइंट रेज किया था ना, तो इसमें आपने ये भी देखना होता है कि बॉलर आया सक्सेसफुल हो भी रहा है उस एरिया को हिट करने में कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन दे दें, वो चाहे एक्स्ट्रा फील्डर आप कवर में ले जाएं या मिड विकेट ले लें, बट अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छे एरिया को हिट कर रहा है और वहाँ से कोई बॉल एक ही होना होता है, वो हो जाए, देन यू नीड स्लिप। ठीक है, जब हमें स्लिप की ज़रूरत है और अब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जब टॉस होगा उस वक्त हम आएंगे वापस और देखेंगे कि ये जो आपने इतनी सारी तफसीली सेशन किया है, इससे ये हिकमत अमली वहाँ पर होते हुए नज़र आती है या नहीं आती। आउट करने के लिए जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल तनवीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया सवेरा और शाहिद खान आफरीदी साहब, आप न्यूयॉर्क से हमें जुड़े। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान हम वापस आ रहे हैं घंटे, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। आपसे थोड़ा वक्फा हम लेते हैं, थोड़े वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी से कुछ देर के बाद, लगभग 1.5 घंटे के बाद, 90 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। ये बिल्कुल उतना वक्त है जितना पाकिस्तान टीम का होटल दूर था स्टेडियम से। तो हम आपसे मिलेंगे लेकिन 1 घंटे के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ करेंगे पाकिस्तान आज का मैच जीते।